चलो जी, वेलकम 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 एवरीवन टू दिस रिवीजन, जहां पे हम रिवाइज करेंगे ऐसे 700 और 700 के बीच में एक और ऐसे आते हैं जिसका नाम है 701। तो सबसे पहले हमारा ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया और इसमें आया ऐसे 700। सर 700 का क्या मतलब है? ओ फॉर ओपिनियन। कहीं ना कहीं हम अपना ओपिनियन बनाएंगे। सर ओपिनियन बना के मन में रखना नहीं है, ठीक है, उसको चुपचाप रिपोर्ट भी कर देना। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारी जो ऑडिट की साइकिल है सर वो क्या कहती है? लेट्स रिवाइज इट। ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, दो प्रोसीजर्स होते हैं, रैप और फैप। रैप का मतलब है चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेना ताकि आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चल सके। फैप का क्या मतलब था? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी आप इसमें करते हो एक्चुअल टेस्टिंग। रैप में तो सिर्फ चीजों को समझ रहे हो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में एक्चुअल टेस्टिंग होती है एंड टेस्ट करते हैं सबसे पहले कंट्रोल्स, दैट इज द प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। फिर उसके बाद वो जो अमाउंट होती है उसको चेक करते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में। ठीक है सर, जब प्रोसीजर करे तो क्या मिलेगा? एविडेंस। यही हमारा प्रसाद होता है एज ऑडिटर। तो मैंने कहा जब आपको एविडेंस मिला फिर आप क्या ड्रॉ करते हो? कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करने हैं? मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है वेदर यू हैव गॉट रीजनेबल अश्योरेंस। क्या आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल चुकी है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, हमको बेसिकली ये कंक्लूड करना है दैट रीजनेबल अश्योरेंस मिली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एक बार कंक्लूजन मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बने जैसे बनने चाहिए थे, दैट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। बट आईसीआई क्या करता है? आईसीआई आपसे पूछता है कि कंक्लूजन करते वक्त आप किन दो तीन बातों का ध्यान रखोगे। तो आपने ना इन्हीं पॉइंट्स में से पॉइंट्स निकालने हैं। यानी अगर मैं बोलता हूं रीजनेबल एश्योरेंस, ये मिलती कैसे है सर? थ्रू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अगर मुझे देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तुमको कुछ मिसस्टेटमेंट मिली थी? हां सर मिली थी, ऐसे 450 में हमको मिसस्टेटमेंट मिली थी। तो जो ऐसे 450 में मिसस्टेटमेंट मिलती है पहले तो मैनेजमेंट के पास जाते हो करेक्ट कराने, और वो कुछ करेक्ट कर भी देता है। तो जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उनको चेक करो वो मटेरियल है या नहीं। जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उनको चेक करो वो मटेरियल है या नहीं, प्लस आपको थोड़े से इवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो तीनों के तीनों पॉइंट ध्यान रखना, एक तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, दूसरा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है या नहीं, एंड तीसरा इवैल्यूएशन। अब सर इवैल्यूएशन में क्या आता है? मैंने कहा कुछ नहीं आता, सिंपल सी बात है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये हमने कहां पढ़ा था? ऐसे 260 जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया वहां पे हमने देखे थे तीन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात होती है। सर कौन कौन से? एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। कम ऑन, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट और डिस्क्लोजर। यस और नो? यस सर। अब ये सब जो चीजें हैं इनकी अगर क्वालिटी देखनी है तो क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? मैनेजमेंट की जजमेंट पे। तो आपने देखना है कि क्या मैनेजमेंट की जजमेंट में क्वालिटी थी या नहीं थी, और इसकी रेफरेंस क्या है? ऐसे 260 में। पहले दो पॉइंट्स तो हो गए। अब क्वालिटी बिगड़ती कैसे है? जब मैनेजमेंट अनबायस्ड हो या बायस्ड? सर बायस्ड। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें दिक्कत आती है व्हेन देयर इज अ बायसनेस इन द मैनेजमेंट। आतंक का दूसरा नाम क्या है? कौन सा भाई था वो? जो भी भाई था, ठीक है, आतंक का दूसरा नाम है वो वाला भाई। तो मैंने कहा बायसनेस का दूसरा नाम क्या है? सर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। अगर आपको लगता है देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी इन द मैनेजमेंट, प्लस ऐसा आपकी मिसस्टेटमेंट्स भी दिखा रही है, जो आपकी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो भी आपको दिखा रही है दैट देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी एंड देयर इज अ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड बाबू भाई, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के दो एग्जांपल बताओ मुझे फटाफट। सर पहला एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, हम मैनेजमेंट के पास दो मिसस्टेटमेंट लेके गए और मैनेजमेंट ने ना सेलेक्टिव करेक्शन करी। मतलब जिस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करने से अर्निंग्स बढ़ रही थी उनको तो करेक्ट कर दिया, और जिस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करने से अर्निंग्स घट रही थी, गिर रही थी, उनको करेक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा वेरी वेरी बैड, दिस इज अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, ये बायस्ड है। और बताओ सर, उनके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बायसनेस है। मतलब जो इन्होंने प्रोविजंस वगैरह बना रखे हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि प्रोविजन कम बनाते हैं और बाद में जो एक्चुअल खर्चा आता है वो ज्यादा होता है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रोविजन कम बना के ये पीएनएल में कम खर्चा बुक कर रहे हैं। हाँ सर, तो खर्चा को कम बुक कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा 100 बात की एक बात, बस दो बात ध्यान रखना। सर क्या? पहली चीज, जो आप मिसस्टेटमेंट लेके जाते हो उनको सेलेक्टिवली करेक्ट करते हैं, एंड दूसरा देयर इज अ बायसनेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। एंड सारे बच्चे इसको थैंक यू बोलो। सर क्यों? इसी से फोर्थ पॉइंट आएगा, इसी से फोर्थ पॉइंट आएगा। मैंने कहा फोर्थ पॉइंट क्या है?
SA 540। जो मैनेजमेंट की बायसनेस है इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बायसनेस कहां डिस्कस होती है? SA 540, जो हम सीए फाइनल पे लेवल पे पढ़ते हैं। इसमें क्या है सर? इसमें आपने बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है सर। वो क्या कहती है? समझने वाली बात है। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट के अंदर बायसनेस है, मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कहीं ना कहीं बायसनेस कर रखी है, क्या इसका यह मतलब है हर एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट में मिसस्टेटमेंट होगी? डज इट गिव यू अ प्रूफ दैट एवरी इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट विल हैव अ मिसस्टेटमेंट? द आंसर इज नो। ये कोई प्रूफ नहीं है कि हर इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट में मिसस्टेटमेंट होगी। बट अगर मैनेजमेंट बायस्ड है, क्या आपको एक इंडिकेशन दे सकता है कि यस, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है? अगेन गारंटी नहीं है, बट कैन इट गिव एन इंडिकेशन कि द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटेरियली मिसस्टेटेड? आंसर इज यस, बिकॉज जो बायस्ड मैनेजमेंट है उसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। सो यस, इट कैन बी अ इंडिकेशन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना। यहां आपका जो इवेल्युएशन वाला पार्ट है मोटा माटी कवर हो जाता है। अब सर एक बात बताओ, ये स्पेसिफिक इवेल्युएशंस क्या है? ये इसी टॉपिक का छोटा भाई है सर। छोटा भाई मतलब जो इवेल्युएशन था तुम उसमें क्या इवेल्युएट करते थे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। स्पेसिफिकली बताओ कौन से एस्पेक्ट्स? सर वही 3, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, डिस्क्लोजर। तुम्हारा आंसर रेडी। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में यूजर्स को कैसे पता चलेगा यार? डिस्क्लोज करो ना। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाई। तुम सेलेक्ट और अप्लाई किसको करोगे? किसी के कहने पे या एज पर द FRF? सर एज पर द FRF। तो जो एज पर द FRF और एप्रोप्रिएट होगी उसको सेलेक्ट और अप्लाई कर दो। वेरी गुड। अब आता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट शुड बी रीजनेबल, डिस्क्लोजर शुड बी एडिक्वेट। दो चीजें क्या डिस्क्लोज होती है? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है। हाँ, इंफॉर्मेशन शुड बी क्योर। क्योर का क्या मतलब था? कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल। कम ऑन, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल। एक और बात, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल। वंस मोर, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट एंड रिलायबल। एंड जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी भी प्रॉपर होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी शुड बी ऑल्सो एप्रोप्रिएट। गॉट इट? गॉट इट सर। दिस इज द 5 स्टार टॉपिक। काफी चांसेस है इसके एग्जाम में आने के, तो प्लीज इसको एकदम ध्यान से करके चलना। अब सर इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है? अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, जस्ट सिंपल सा पॉइंट है, तो अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, दूसरा फ्रेमवर्क क्या होता है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एडिशनली आपको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन एक्चुअल में फेयर है कि नहीं, क्या इन्होंने एक्चुअल में फेयर प्रेजेंटेशन अचीव किया नहीं। एक ये बेसिक सी बात बस ध्यान रख के चलना और कुछ करना नहीं है। अब सर दो ओपिनियन क्या हो सकते हैं? सिंपल है, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर द FRF बने हैं तो क्या करेंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट अगर नहीं बने हैं, मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या हो सकती है, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, जो हम ऐसे 705 में डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा फेवरेट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसमें तो सर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर एड्रेसी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, देन आता है आपका ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन के साथ 5 बातें क्या बताओगे? सर एंटिटी का नाम, जैसे कि हमने देखा, जल्दी से बताओ, ITC लिमिटेड। तो मैंने कहा सबसे पहले इसमें क्या आएगा? आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। अब लोगों को कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सर आइडेंटिफाई द ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PNL, बैलेंस शीट, फलाना ढिमकाना, सब लिखना है आपने इसमें। अगले 2 पॉइंट भूल गए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ अगले 2 पॉइंट क्या थे। ऊपर तो देखो नीचे तो देखो, कम ऑन, ऊपर तो देखो नीचे तो देखो। मैंने कहा ऊपर देखो नीचे देखो का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे क्या लिखी है? नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या लिखा है? डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम ऑन, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बड़ा सिंपल पॉइंट है, जब भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे तो आप क्या, किस तरीके से अपना आंसर लिखोगे? तो मैंने कहा इसमें आप दोनों में से कोई भी फ्रेजेस यूज कर सकते हो। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF, या आप बोल सकते हो दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ITC में आपने देखा ट्रू एंड फेयर व्यू वाली लाइन लिखी थी। अब सर एक बात बताओ, क्या मैं इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता हूं? मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द FRF बट द फॉलोइंग इज नॉट।
क्या इस तरह से हरकतें कर सकता हूं? मैंने कहा नहीं, आप इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच नहीं कर सकते. इट इज इनएप्रोप्रिएट टू यूज द फ्रेजेस लाइक फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन, मतलब हमने इसके बाद कुछ और एक्सप्लेनेशन, या तो बने हैं या नहीं बने हैं, खत्म कहानी. तो फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इस तरह के कंडीशनल ओपिनियन आप नहीं दे सकते. ये आपके वीक करता है ओपिनियन को एंड कहीं ना कहीं दर्शाता है हो सकता है आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है. तो इस तरह की चीज को प्लीज आप अवॉइड करके चलेंगे. अब बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या था? सा 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 सा. सर सा 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 का क्या मतलब है? मैंने कहा जब भी आप ओपिनियन दोगे तो किस बिना पे आपने ओपिनियन दिया, बोलो हमने अपना ऑडिट किया एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एंड जैसे ही ऐसे बोलो इसके आगे ए ई और लगा देना. जैसी ऐसे बोलो ए ई और लगा देना, यानी हमने लिया एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. अब जब आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिया तो क्यों लिया? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर द स्टैंडर्ड्स. तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेपरेट सेक्शन डालेंगे. एंड लास्ट पॉइंट, द बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस. सर इंडिपेंडेंस मतलब इट इज अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी. तो 4 पॉइंट्स आएंगे ऐसे ऐसे ही, सेक्शन जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है एंड स्टेटमेंट दैट ऑडिटर वाज इंडिपेंडेंस, ऐसे ऐसे ही सेक्शन एंड स्टेटमेंट. क्लियर है? क्लियर है सर. गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग वही है जो हमने ऐसे 570 में पढ़ी थी. अब आता है सर की ऑडिट मैटर. सर की ऑडिट मैटर में क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं. सबसे पहले तो कौन सी एंटिटीज के केस में देना है? लिस्टेड एंटिटी. बाकियों के लिए ऑप्शनल है. ऑप्शनल एंटिटीज का नाम बताना. फाइनेंशियल एंटिटीज, जिनको क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स. इन एग्जांपल्स को रीड करके चलना बस, ठीक है? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स. अब ऑडिटर क्या करता है सर? बहुत सारी बातें करता है, ठीक है? टीसीडब्ल्यूजी से इतनी सारी बातें करता है. कौन से ऐसे में? 260 में. तो 260 में उसने ढेर सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करे. उन सिग्निफिकेंट मैटर्स में से देखना है कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, कौन से ऐसे मैटर्स है विच आर यू कैन से मोस्ट सिग्निफिकेंट. उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोज विल बी की ऑडिट मैटर. अब सर हमको कैसे पता चलेगा कौन से की ऑडिट मैटर है? तो आप पहले बताओ कौन सी एंटिटी के लिए देते हो? लिस्टेड एंटिटी के लिए. और लिस्टेड एंटिटी में हमारी फेवरेट एंटिटी कौन सी थी? टाटा. टाटा का क्या मतलब था? JRT टाटा. तो JRT टाटा का मतलब है जहां पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट होगी, जहां पे भी सिग्निफिकेंट रिस्क होगी, जहां पे भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होगी, दैट विल बी द एरिया जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा. प्लस हम कैम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? ताकि यूजर को भी तो चटपटी बातें पता चले. एक ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में क्या चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से तन्हाई में क्या क्या बातें करते हैं, तो हमको तो जानने का मन है. तो मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी मिलती है, कम्युनिकेशन होती है तो ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है. और किन बातों का पता चलता है? वही डेफिनेशन वाली, इंफॉर्मेशन दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस सर. एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड अंडरस्टैंड कहां सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. दैट्स इट. दैट्स इट सर. अब इसके बाद ये पॉइंट क्या है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. तो मुझे बताओ की ऑडिट मैटर कैसे कम्युनिकेट होते हैं? सर एक सेपरेट सेक्शन डाला जाता है. ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन होगा, ठीक है सर, और उसकी लाइन क्या होगी? मैंने कहा वही, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसी के साथ साथ आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी है. क्या क्लैरिफिकेशन? इस चीज को लेके कि हमने इन मैटर्स का ऑडिट कर रखा है और हम इन मैटर्स पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं देते. तो दीज मैटर्स वर कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी डू नॉट गिव अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स. अच्छा बताओ, क्या कैम जो है वो सब्सटीट्यूट है डिस्क्लोजर का? मैंने कहा नहीं. मॉडिफाइड ओपिनियन का? नहीं. रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570 जो आप मुर्ग सेक्शन डालते हो उसका? नहीं. सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स जैसे कि ICFR की रिपोर्टिंग, क्या उसका सब्सटीट्यूट है? नहीं. दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ DMRS. डिस्क्लोजर, मॉडिफाइड ओपिनियन, रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570 एंड सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर. मेरे पास कोई कैम रिपोर्ट करने को नहीं है, कोई कैम रिपोर्ट करने को नहीं है. फिर भी क्या मुझे कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा? हां सर, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास कोई कैम रिपोर्ट करने को नहीं है. तो दिस इज द पॉइंट. व्हेन यू डोंट हैव एनी कैम टू कम्युनिकेट, जस्ट कम्युनिकेट दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू कम्युनिकेट. सो वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो कैम टू कम्युनिकेट. ऊपर वाली लाइन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक्सेप्ट फॉर, एग्जांपल की तरफ, except for the matters present in basis for qualified or adverse opinion section or the murg section, we don't have any other key audit matter to communicate. ठीक है. अब किसी महान व्यक्ति ने मुझे पूछा, सर क्या अगर मैं ओपिनियन ही ना दूं
तो क्या मैं बोलूं मेरा ऑडिट ही नहीं हुआ? हाँ सर। तो जब ऑडिट ही नहीं हुआ तो क्या सिग्निफिकेंट, क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट? मतलब अगर आप ओपिनियन नहीं दे रहे यानी डिस्क्लेम कर रहे हो ओपिनियन, तो फिर कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट है ही नहीं, कुछ सिग्निफिकेंट है ही नहीं, आप कोई की ऑडिट मैटर नहीं देंगे, आप कोई की ऑडिट मैटर नहीं देंगे। देन ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको बस रीड करना है। लोकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या 3 तरीके से बता सकते हैं। एक तो बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, एक एज अ अनेक्जर या अपेंडिक्स, एंड तीसरा था आप किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट का लिंक, अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है, अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है। फिर हमने बात करी सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। अच्छा हाँ, सिग्नेचर वाला पॉइंट मेरा दिखाना रह भी गया था। तो सारे बच्चे आखिरी में देखो, ये जो हमारा ऑडिटर है ये कौन है? SRBCN कंपनी LLP, जो कि EY की फर्म है, राइट। तो मैंने किस किस का नाम डाला? मैंने नाम डाला यहां पे अरविंद सेठी। अरविंद सेठी कौन रहेगा सर? पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, दोनों के नंबर, फोन नंबर नहीं, मेंबरशिप नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक दिन आऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। मैंने कहा यूडिन, अरे यूडिन 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 युडली युडली, तो मैंने कहा यूडिन भी तो आएगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, पार्टनर का नंबर, फर्म का नंबर और यूडिन। गॉट इट सर। अरे सर गॉट इट ना। अच्छा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर देखो भाई, फ्रैंकफर्ट। क्या ये इंडिया में है या फॉरेन में है? सर फॉरेन में है। और इन्होंने डेट भी डाली। अच्छा, ये डेट कहां तक होगी? इस डेट से पहले तक क्या क्या मिल जाना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने चाहिए, मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल जानी चाहिए कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, प्लस ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए। ठीक है, क्या गाना गाया आपने समझ नहीं आया, तुमको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, गाने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, एंड एविडेंस मिल चुका हो। गॉट इट सर। और यहां आपका 700 कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट राइट नाउ। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहिए, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते लगे रहो।